बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहबाज अली। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ट्रीटी ऑफ टिलसिट 1807। और ये टॉपिक बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये एफपीएससी के 2009 के पेपर में भी आ चुका है, यूरोपियन हिस्ट्री के पेपर में। और सवाल कुछ इस तरह से था कि द ट्रीटी ऑफ टिलसिट मार्क द जेनिथ ऑफ पावर ऑफ नेपोलियन इन यूरोप डिस्कस करना था, इसको इसको डिस्क्राइब करना था। तो हम इसको जो है ना देख रहे हैं कि है क्या ट्रीटी ऑफ टिलसिट 1807। ठीक है। इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो नेपोलियन का राइज होता है और रशिया से वार होती है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो की प्लेयर्स हैं, नेपोलियन बोनापार्ट है, टारज़ार अलेक्जेंडर है और एम्पेरर अलेक्जेंडर है। और ट्रीटी जो होती है वो टेलसेट में होती है, लिथुआनिया में होती है। ठीक है, और ये अभी रशिया का पार्ट है। तो नेपोलियन का राइज होता है 1807 में। नेपोलियन बोनापार्ट एक डोमिनेंट फोर्स होती है यूरोप में इस टाइम पर। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है, यूरोप के बारे में काफ़ी चीज़ें पढ़ी हैं। और हिटलर के बारे में, नेपोलियन के बारे में हमने काफ़ी चीज़ें पहले से पढ़ी हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने पढ़ा है इसके बारे में, और बैटल ऑफ वाटरलू में हमने इसके बारे में पढ़ा है, तो आप उसको देख सकते हैं वहाँ पर। लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा इसको ब्रीफली डिस्कस कर रहे हैं। तो 1807 में जब नेपोलियन एक डोमिनेंट फोर्स बन चुका था यूरोप में और उसने काफ़ी कोलिशंस के अगेंस्ट जंग की थी, जिसको हमने नेपोलियनिक वार्स में हमने पढ़ा था कि किन किन कंट्रीज़ के साथ नेपोलियन ने जंग की थी और उनको डिफीट किया था। ठीक है। फिर रशिया से वॉर होती है, ये फोर्थ कॉलिशन होती है जो कि फ्रांस के अगेंस्ट बनाई जाती है, जिसमें रशिया भी होता है। अ, जब ये नेपोलियनिक वार्स ख़त्म हो जाती है तो एक कॉलिशन बनाया जाता है रशिया के साथ नेपोलियन के अगेंस्ट। नेपोलियन अचीव डिसिसिव विक्ट्री ओवर द रशियन फोर्सेस। उसके बाद भी रशिया को फ्रांस को एक विक्ट्री मिलती है रशियन फोर्सेस के अगेंस्ट। ठीक है। फिर इसमें जो की प्लेयर्स हैं वो नेपोलियन हमने बताया फ्रांस से था, और वो मिलिट्री और पॉलिटिकल जीनियस था और फ्रांस का एम्पायर था। फिर ज़ार अलेक्जेंडर रशिया से था। ज़ार अलेक्जेंडर वन रशिया से था और रशियन लीडर था, और जिसको डिफीट हुई नेपोलियन फोर्सेस के अगेंस्ट, ठीक है, जो हार गया था। फिर एम्पायर अलेक्जेंडर वन ऑस्ट्रिया से था, और ये ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रिया के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा था। अब ये ट्रीटी साइन कहाँ की गई थी? टिल्सित लिथुआनिया में साइन की गई थी, जो कि आज रशिया का पार्ट है। ठीक है। इसके जो की प्रोविजंस हैं वो रशिया फ्रैंको रशियन अलायंस जिसको हम कहते हैं, नेपोलियन और ज़ार अलेक्जेंडर एग्री हो जाते हैं कि उनको अलायंस में आना चाहिए, अलायंस बनाना चाहिए, और वो अपने एडवर्सरीज को अलायंस में कन्वर्ट करते हैं। रशिया बिल्कुल भी खुश नहीं होता कि वो ब्रिटेन को सपोर्ट करे। ठीक है। फ्रेंच आर्क राइवल होता है, और इकोनॉमिकली भी और मिलिट्री भी ब्रिटेन इसके अगेंस्ट होता है फ्रांस के। फिर यूरोप की डिवीजन की जाती है, ट्रीटी इफेक्टिवली डिवाइडेड, जो इसी ट्रीटी से यूरोप को डिवाइड किया जाता है। ठीक है। नेपोलियन को ग्रैंड डची ऑफ वार्सो में पूरा कंट्रोल मिलता है। इसके अलावा पर्शिया के कुछ हिस्सों में उसको जो है कंट्रोल मिलता है। तो इसी वजह से आगे चलकर नेपोलियन सेंट्रल यूरोप में अपनी डोमिनेंसी को बढ़ाता है। फिर ऑस्ट्रियन न्यूट्रलिटी, ऑस्ट्रिया न्यूट्रल रहता है जब अलेक्जेंडर और रशिया आपस में लड़ रहे होते हैं। तो अलेक्जेंडर ने ऑस्ट्रिया ने अलेक्जेंडर और सॉरी रशिया, नेपोलियन, और इसके अलावा रशिया के से जो था ज़ार ज़ार आपस में जब लड़ रहे होते हैं, तो अलेक्जेंडर एम्पेरर वन ने उन्होंने कहा कि मैं न्यूट्रल रहूँगा। अब इसके न्यूट्रल रहने से जो नेपोलियन की एम्पायर थी उसको काफ़ी थ्रेट, उसका जो थ्रेट था नेपोलियन की एम्पायर पर जो पड़ रहा था रशिया की वजह से, वो काफ़ी कम हो गया था। फिर ट्रेड एग्रीमेंट की जाती है। इन ट्रीटी के तहत इकोनॉमिकल कॉपरेशन और ट्रेड एग्रीमेंट स्टेब्लिश की जाती है फ्रांस और रशिया के दरमियान। ठीक है। जब ये वार ख़त्म हो जाती है इसके बाद ये ट्रीटी साइन होती है। फिर कॉन्टिनेंटल सिस्टम बनाया जाता है। फ्रांस जो है वो ब्रिटिश ट्रेड के अगेंस्ट ब्लॉकेट करता है और उसको इन्फोर्स किया जाता है, और जिसकी वजह से यूरोपियन की इकोनॉमी को इफेक्ट पड़ा जाता है। ठीक है। पर्सनल मीटिंग्स होती हैं ज़ार अलेक्जेंडर नेपोलियन की, ये भी डिस्कस की जाती है, जो कि नेमान रिवर में होती थी। और इसका जो शोकास था, एमिकेबल रिलेशंस बनाना था इन दो लीडर्स के दरमियान। इसका जो इम्पैक्ट पड़ा जिसकी वजह से नेपोलियंस की हेजमोनी बढ़ी। ठीक है। वो सॉलिडिफाई करती है नेपोलियंस की डोमिनेंस को यूरोप में, और इसका जो इन्फ्लुएंस बढ़ता है वो काफ़ी जेनिथ पे था। और ही अपीयर्ड एज द अनराइवल्ड लीडर ऑफ द कॉन्टिनेंट। और ये ऐसे मतलब एक ऐसा लीडर था जिसका कोई राइवल नहीं था, कोई मुखालिफ नहीं था। ठीक है। फिर पावर की शिफ्टिंग होती है। ट्रीटी रीअरेंज द बैलेंस ऑफ पावर यूरोप में, और यूरोप में बैलेंस ऑफ पावर को रीअरेंज किया जाता है फ्रांस के साथ, और इसके जो अलायंस है वो सिग्निफिकेंट टेरिटरीज को होल्ड कर रहे होते हैं। फिर स्ट्रेटजिक अलायंस बनाए जाते हैं। जबकि फ्रांस को
रशिया से काफ़ी बेनिफिट था इस अलायंस से, और इसके अलावा फिर बाद में काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़े इन दोनों अलायंस के दरमियान, जिसकी वजह से नेपोलियन काफ़ी इल फेटेड हो गया था और उसने 1812 में रशिया को इन्वेड किया था। फिर कॉन्टिनेंटल सिस्टम बनाया जाता है। द एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्टिनेंटल सिस्टम एम्ड एट वीकनिंग ब्रिटेन इकोनॉमिकली बट फेस डिफिकल्टीज एंड कंट्रीब्यूटेड टू लेटर कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्टिनेंटल सिस्टम का ये था कि वो ब्रिटिश को इकोनॉमिकली वीक करेगा, ठीक है, लेकिन इनको काफ़ी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी जिसकी वजह से बाद में कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, ठीक है। कंक्लूजन ये निकलता है कि जो ट्रीटी ऑफ टिल्सित थी मार्क अ पाइवटल मोमेंट इन यूरोपियन हिस्ट्री, showcasing Napoleon diplomatic skills and temporarily reshaping the political landscapes on the continent। ठीक है, तो ये ज़्यादातर नेपोलियन की जो डिप्लोमेटिक स्किल्स थी और टेम्परेरी रीशेपिंग जो थी पॉलिटिकल लैंडस्केप में कॉन्टिनेंट में, वो बताया जा रहा है टिलसिट के ज़रिए, ठीक है। और इसके अलावा ये एक पाइवटल मोमेंट था यूरोपियन हिस्ट्री में, ट्रीटी ऑफ टिलसिट, ठीक है। इसका हमने ब्रीफली डिस्कस किया है कि ट्रीटी ऑफ टिलसिट होती क्या है।